पिछले कुछ चुनावों से कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा संयोग जुड़ा है कि उसकी पार्टी से कोई अचानक से वोटिंग के दौरान, मतदान की जब प्रक्रिया देश भर में चल रही हो, कोई अचानक से बुद्धिजीवी खड़ा हो जाता है और कुछ ऐसा बोल देता है जिससे पूरी पार्टी संकट में फंस जाती है। फिर लीपापोती होती है, तू भी चल मैं भी चल, तू भी लीप मैं भी लीपू, लेकिन उससे होता जाता कुछ नहीं, जितना नुकसान होना होता है वो हो जाता है। कांग्रेस के पास इसकी सूची लंबी है। मणिशंकर अय्यर इसके पितामह कहे जाते हैं इस प्रक्रिया के। लेकिन अब जो कांग्रेस में विरासती सलाहकार हैं, मार्गदर्शक हैं, गंगाराम सत्यनारायण पित्रोदा, जिनका नाम अब विदेश में जाने के बाद हो गया था सैम पित्रोदा, उन्होंने एक नया विचार उछाल दिया। कहा अमेरिका में कोई मरे तो उसकी 45% संपत्ति ही उसके बाल बच्चों को मिल सकती है, 55% सरकार के खाते में जाएगी। बोले ऐसे ही फार्मूला भारत में भी होना चाहिए, ये फार्मूला अच्छा है और हम कांग्रेस सरकार में आएगी तो ऐसा करेंगे। अच्छा, पित्रोदा छोटे आदमी नहीं, ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन ने, राहुल गांधी के घोषित मार्गदर्शक है, राजीव गांधी के लिखत पढ़त में सलाहकार थे, मनमोहन सिंह की सरकार में नॉलेज कमीशन के चेयरमैन रहे। छोटे आदमी है क्या कि जिनको नकार दोगे कि ये हमारे मोहल्ले के नहीं है? मोहल्ले के नहीं, ये तो घर के हैं, गांधी परिवार के। अब पित्रोदा ने बोला तो हंगामा मच नहीं था। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में थे आज सुबह, उन्होंने छत्तीसगढ़ से ही एक सिक्सर मारा पित्रोदा के बयान पर, और उसके बाद तो फिर क्या अमित शाह और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब मैदान में उतर आए और कांग्रेस को घेर लिया। और मूल स्वर ये कि कांग्रेस आपके रहते, आपके जीवन काल में आप पर टैक्स लगाएगी और आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति पर टैक्स लगाएगी जो विरासत में आपके बच्चों को मिलनी है। अब कांग्रेस उसके बौद्धिक किस्म के उत्तर ढूंढ के ला रही है कि जी ऐसा है और वैसा है, और पहले तो ये कहा भाई पित्रोदा कौन है, पित्रोदा की बात का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की बात है, लेकिन लगा कि जब नहीं पित्रोदा और कांग्रेस तो फेविकोल का जोड़ है। पित्रोदा को 24 अकबर रोड वाले आदमी थोड़ी ना है कि पार्टी ऑफिस में बैठ के वहां कैंटीन में चाय पी रहे हैं। वो 10 जनपथ वाले हैं, 10 जनपथ वाले। तो पित्रोदा को अलग कैसे करो? इसलिए फिर जब पित्रोदा का भी औरा देखा तो कांग्रेस के नेताओं को कहना पड़ा, हमारे जैसे हजारों लोगों के गुरु मार्गदर्शक सैम पित्रोदा जी। उनको लगा गुरु ऐसा ना हो कि पित्रोदा नाराज हो जाए तो हमारा तो कांड हो ही जाएगा। लेकिन देश भर में एक चर्चा छिड़ गई कि क्या ऐसा कोई कानून लाना चाहती है कांग्रेस, और अगर नहीं तो फिर ये बेवक्त की शहनाई क्यों बजाई गई? क्या कांग्रेस के पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता है कि चुनाव के दौरान भाषण में कोई रिवाइंड का बटन नहीं होता, और जो रिवाइंड का बटन तो भाषण में कभी नहीं होता। वाणी में आपने बोला और बात गई नीचे तक। हालांकि आप इतने बड़े आदमी नहीं कि आपकी बात इतनी नीचे तक चली जाए, लेकिन आपकी बात नीचे तक पहुंचाने में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता लग जाएं तो फिर वो बात समझ लीजिए भारत के कोने कोने में पहुंच जाती। अब झेलिए, अब लीपिए और पोतिए, अब मन भर लीपिए पोतिए। चुनाव कैसे कैसे रंग ले रहा है। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस शरिया का शासन चाहती, शरिया कानून लागू करना चाहती है।
हिंदुओं के बीच में विभाजन करना चाहती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित, इनका संवैधानिक अधिकार उसको काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। ये बात भी छोटी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कद का नेता अगर ये कह रहा है मंच से कि कांग्रेस शरिया का शासन चाहती है, शरिया कानून लागू करना चाहती है देश में, तो ये बात भी गहरे तक जा रही है, नीचे तक जा रही है। इन झंझावातों के बीच में फंसा है चुनाव, और इसी सब चुनाव के बीच में एक फैसला अखिलेश यादव ने आज ले लिया कि अब कन्नौज से उनके भतीजे तेज प्रताप यादव, यानी तेजू यादव नहीं, खुद अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने फैसला किया कि हम खुद मैदान जंग में चलेंगे और कल दोपहर 12 बजे वो कन्नौज से पर्चा भरेंगे। हमारे साथियों ने पूरे दिन भर के घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करके शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। 16 लाख करोड़ रुपए अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दंगल में दूसरे चरण से पहले पीएम मोदी ने जो दांव चला, वही दांव अब पूरी पार्टी चलती दिख रही है। इसी तकरार में सीएम योगी ने तो तालिबान और शरिया वाला तड़का दे दिया। कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करके शरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं। कांग्रेस जहां हर चुनावी मंच से जातीय जनगणना और आर्थिक असमानता को अपना अहम हथियार बना रही है, तो बीजेपी उसी को लेकर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि केवल मुद्दा नहीं बल्कि मिशन है जातीय जनगणना। मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। दरअसल पीएम मोदी के मुस्लिम मंगलसूत्र और संपत्ति वाले बयान के बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिका में संपत्ति बंटवारे वाले बयान ने भी इस आग में घी का काम कर दिया। बीजेपी को फिर बैठे बिठाए और मुद्दा मिल गया। अब बीजेपी कह रही है कि यही इनका असली प्लान है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान। संपत्ति और मंगलसूत्र वाले बीजेपी के जाल में उलझी कांग्रेस भी इसे किसी भी हाल में कुतरने की कोशिश में लगी है। इधर प्रियंका गांधी ने मंच और माइक संभाला तो मंगलसूत्र वाले मुद्दे पर जमकर पलटवार किया। कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। वहीं इंडिया बनाम एनडीए के इस दंगल में कूदे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज ये कि क्या हुआ तुम्हारा वादा। वहीं डिंपल यादव ने भी कर दिया तंज। ये लंबी लंबी बात करने वालों ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। इनकी हर बात झूठ निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था वो उद्योगपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए
अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका इन्होंने चंदा माफ किया। बहरहाल बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सरीखे आम जनता से जुड़े मुद्दे के बजाय देश का आम चुनाव अब मुस्लिम, मनमोहन सिंह, मंगलसूत्र, संपत्ति और शरिया सरीखे मुद्दों पर शोर कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि दूसरे चरण में ये हाल तो क्या सियासत में आएगा अभी और उबाल। सवाल ये भी कि क्या पित्रोदा ने बढ़ा दी कांग्रेस की परेशानी। कांग्रेस को अपनी जन्मपत्री भी दिखवानी चाहिए। एक ही हादसा बार बार चुनाव दर चुनाव हो रहा है, चेहरे बदल रहे हैं। कभी दिग्विजय सिंह हैं, कभी सलमान खुर्शीद हैं, कभी कपिल सिब्बल हैं, कभी मणिशंकर हैं और कभी पित्रोदा। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ऋचा राजपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऋचा जी का स्वागत है। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण सिंह जी का स्वागत है। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, संजय राणा जी का बहुत बहुत स्वागत। संजय राणा जी, आपसे बात शुरू करता हूं, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। भरे चुनाव में जब एक चरण का मतदान हो गया, दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार समाप्त होना है, उस समय ये ज्ञान का आलोड़न करना राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के उतने बड़े सलाहकार को क्यों जरूरी लगा कि अमेरिका में कौन सा विरासत कानून है और वो अच्छा है और हम भारत में भी उसको लागू करें। मुझे नहीं लगता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अति दलित, महादलित, पसमानदा कोई हो भारत में जो इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे द्वारा कमाए गए पैसा, रुपया, संपत्ति हमारे बाल बच्चों के अलावा सरकार ले जाए। कोई नहीं मानेगा, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो। संजय राणा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जब हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मानसिकता कम्युनिस्ट वाली मानसिकता बन चुकी है। चाहे आप राहुल गांधी के बयान देख लीजिए, चाहे आज सैम पित्रोदा जी की जो कल बोला जाए तो कल रात के बयान है, उनके बयान को देख लीजिए। जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कहीं भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता और एक्सेप्टेबल नहीं होता। सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी हम अगर कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने लोगों के लिए कमाते हैं, हो सकता है हम बहुत ज्यादा अपने समाज के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति को हम अपनी इच्छा के अनुसार ही देंगे। लेकिन हाँ, यूएस में क्या लॉ एप्लीकेबल होता है वो इंडिया में एप्लीकेबल है कि नहीं, और इंडिया के लोगों को एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये सोचने वाला कारण है। अब ये बताइए कि अगर यूएस की लॉ की अगर चर्चा वो करते हैं तो इंडिया में बहुत सी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, उसको बदल देना चाहिए। देखिए, समस्या क्या है कि मानसिकता का जब दौर चल रहा है, मानसिकता का जो उनका एक स्तर है वो जब कम्युनिस्ट की तरफ बढ़ चुका है या कम्युनिस्ट हो चुका है या लिबरल लेफ्टिस्ट हो चुका है, तो उसमें कहना और बचाव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है संजय राणा जी। कम्युनिस्ट पर मैं इसलिए बहुत ज्यादा जोर नहीं देता अब बहसों में, क्योंकि अब कम्युनिस्ट का विषय लाइब्रेरी तक सीमित हो गया। लाइब्रेरी की जो किताब की अलमारी है उसमें कम्युनिज्म आ गया, उसका जमीन पर कुछ बहुत असर है नहीं, उससे बहुत ज़्यादा तात्विक बहस में कोई बहुत रोल नहीं। वो जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो लाइब्रेरी है उनकी किताबों में दास कैपिटल रखी है, उसको पढ़िए, बात खत्म हो गई। बाकी अब कोई ऐसा नहीं कि सांसद, विधायक और उस टाइप का कोई राजनीतिक दिशा भारत की कम्युनिस्ट तय करें, वो जमाना चले गया। प्रेम नारायण जी, मैं इस बहस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं कि ये विरासत टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैं ये समझने की कोशिश सुबह से कर रहा हूं कि आखिर वोटिंग जब सिर पे हो, एक चरण की हो गई, दूसरे चरण की वोटिंग देहरी पर खड़ी हो, तब ऐसे बवाली विषय क्यों लाते हैं आपके नेता लोग? नहीं, ये सीरीज है एक, ये पित्रोदा तो उसकी एक कड़ी है। दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर और अब ये आदरणीय गंगाराम सत्यनारायण पित्रोदा, जो विदेश में जाके सैम पित्रोदा हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार बताया था कि जात के बढ़ई हैं, इसलिए ये ओबीसी में उसमें आते हैं, वंचित वर्ग में। जी नहीं अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो ये है ना कि एक दौर, एक चलन समय ये चल रहा है
कि कैसे भी करके कोई एक पॉइंट आता है, चाहे नीचे बैठ के कोई बात कर रहा हो, देश में कर रहा हो या विदेश में कर रहा हो, कोई कांग्रेस पर्सन कहीं कुछ बोल दे तो उसको पकड़ा जाता है। लोग उसको कभी किसी ने कोड नहीं किया और कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोड आदमी उस जगह करता है जिससे बचना होता है, तो उसके बगल के ऊपर कैसे भी कोई चर्चा करनी है हमें। लोग तो बैठ करके, देश के प्रधानमंत्री सरीखे लोग, देश के गृह मंत्री सरीखे लोग, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कैसे कैसे नफरती संबोधन आजकल दे रहे हैं, मीडिया ने देखा। पहले तो आप इस चीज की पुष्टि करिए, क्या मनमोहन सिंह जी ने वो कहा था जो ये दिखा रहे हैं बार बार वीडियो खेल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि नहीं मनमोहन सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर इनका अधिकार होगा? क्या कहा कभी ऐसा? कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तो मरोड़ के रखने की आदत इनकी है। और चूंकि भाग करके कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, अपने मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है और वो मैनिफेस्टो गांव-गांव तक जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, और उसी की हताशा और निराशा है कि अब कहीं से कुछ भी मिले, कहीं मंगलसूत्र पर जाकर के उनको अटकना है, कहीं हिंदू मुसलमान पर जाकर के अटकना है, कहीं कुछ करना है। क्यों? क्योंकि पहले चरण के बाद इनको दिख गया है इनका कोई भी दाव सटीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बाद शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी एक संसार है जहां लोगों को बहुत कुछ चाहिए। और भाजपा, आप तो देख रहे हैं ना, जहां लद्दाख में इनके पास सिटिंग सांसद, ठीक है प्रेम नारायण जी, ठीक ठीक। अभी एक मिनट, लद्दाख एक मिनट, ठीक है, अब एक मिनट रुकिए, एक लाइन को और अभी क्लियर कर दे रहा हूं, एक लाइन को। तो अभी जो योगी जी, माननीय योगी जी बोल रहे थे, मैं उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये पूरे देश की संपत्ति जो है वो शरिया कानून बना के मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपको एक नोटिस करा दूं और आप के संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूं, और भी चैनलों पे चर्चा में बैठा, वहां मैंने डिस्कशन नहीं किया, आपके चैनल पे चर्चा में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया, आपने देख लिया, तो यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है, बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला अन्याय रुकेगा। जालौन जिले में, अब आप कहेंगे इसका कुछ उससे लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है। शासन प्रशासन उस दिशा में चलता है जैसे ऊपर की हवा चल रही होती है। जनपद जालौन में थाना पड़ता है रामपुरा, अमिताभ जी, और एक कांस्टेबल होता है, उसकी पत्नी आरपीएफ में तैनात और प्रेग्नेंट, और जनपद जालौन के कप्तान साहब के स्पष्ट आदेश कि किसी को भी कोई बहाने बना करके आप उसको छुट्टी से, उसकी जरूरत को देखते हुए छुट्टी से मना नहीं करेंगे, उसको जरूरत के अनुसार आप उसको अवकाश देंगे। लेकिन रामपुरा एसएचओ अर्जुन सिंह की मनमानी, सिर्फ इसलिए अर्जुन सिंह और वो कांस्टेबल दलित वर्ग से आता है, उसकी छुट्टी नहीं। ठीक है प्रेमनंद जी, ठीक है, आ गई बात, आ गई, अब बच्चा मर गया, आ गई बाबू, अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए, अब आ गई बात, ना 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 ना, आ गई बात, अरे आवाज बंद करिए, आ गई बात, आ गई, पूरा किस्सा सुन लिया मैंने, समझ लिया, अब इससे आगे फिर डिटेलिंग में मत जाओ, समझ गए। जिस थाने की बात प्रेम नारायण सिंह कर रहे हैं, पहले तो मैं उस पर कह दूं, मेरी रुचि इसमें नहीं कि छुट्टी मांगने वाला दलित है या छुट्टी देने वाला दलित है, और मांगने वाला ठाकुर है या देने वाला ठाकुर है, और कौन दलित है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं, इसमें कांग्रेस की रुचि होगी। मैं ये जरूर कहूंगा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से कि इस मामले की जांच करवाइए, कोई भी जरूरतमंद पुलिस कर्मचारी छुट्टी से वंचित क्यों रहे। अगर मानवीय आधार पर छुट्टी मांग रहा है कोई, तो संवेदना के साथ विचार होना चाहिए, उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, उसमें कांग्रेस भाजपा किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। खैर, अब आता हूं मूल बहस पर। प्रेम नारायण जी ने कहा इसलिए मैंने उस बात को कह दिया। कैसी बात करते हैं, पेट कूट के व्यथा खुद कर रहे हो, पेट में मुक्का मार मार के, और ज्ञान दूसरे को दे रहे हो। सैम पित्रोदा प्रेम नारायण है नहीं ना? सैम पित्रोदा वो है जो तारिक खान की पार्टी में समझ लो रामगोपाल यादव है क्या? उनकी हैसियत जानते हैं सैम पित्रोदा की? वो राजीव गांधी के सलाहकार थे, वो विरासत में सलाहकार हैं 10 जनपद के, वो 24 अकबर रोड की कैंटीन में बैठने वाले लड़के हैं क्या? मजाक समझते हो क्या? अरे वो सैम पित्रोदा है भाई, आपने नहीं देखा होगा उनका हो रहा, हमने देखा भाई। आपने बीच में मत बोलो। वो
नॉलेज कमीशन के चेयरमैन रहे सैम पित्रोदा, छोटे आदमी हैं, ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो पैनलिस्ट हैं क्या? ये ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता हैं किसी पार्टी के, ये सेवा दल में काम करते हैं। बोले कोई भी कुछ भी बोल देता है, मीडिया उठा लेती है, आजकल चलन चल गया। अरे ये कोई भी है, ये राहुल गांधी के फ्रेंड फिलोसफर और गाइड हैं। इधर राहुल गांधी जहाज से उतरे, उधर सैम पित्रोदा का हाथ पकड़ा, कोई टूर देख लो। इतनी प्रॉक्सिमिटी तो खड़गे जी को हासिल नहीं है जितनी पित्रोदा को हासिल है। इसलिए सवाल उठा मित्र, और पित्रोदा को पकड़ो जाके, उनका कुर्ता फाड़ो यार कि वो क्यों बोले। आप कह रहे हो कि चर्चा क्यों कर रहे हो, उनको टेलीफोन लगा के डांटो कि तुमने क्यों बोला, चुनाव बाद बोलते यार। भुसमय दे के आग जमा लो दूर वहीं, एटा इटावा में कहावत बड़ी प्रसिद्ध है। अब भुसमय आग दी है तो फिर तो झेलो। तारिक खान साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आप फिर कितनी भी सफाई देते रहो, लेकिन उनका जितना नुकसान होना होता है वो हो जाता है। फिर आप सफाई दो, कुछ दो। मैंने ऐसे 5-7 उदाहरण पिछले 10, 12, 15 वर्षों के चुनावों में देखे हैं। एक वक्तव्य आता है और पता लगता है कि चुनाव की दशा और दिशा बदल गया। क्या चुनाव के समय, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, मतदान की प्रक्रिया चल रही हो, बल्कि चुनाव क्या मतदान की प्रक्रिया चल रही हो, तब इस ढंग का बयान भारत में मुझे नहीं लगता कोई भी नागरिक ऐसा होगा जो इस बात के पक्ष में खड़ा हो जाए कि मेरे द्वारा कमाई गई जमीन जायदाद, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर मेरे बाल बच्चों को न मिलके उनको 45% मिले और 55% सरकार ले जाए। ऐसा सदविचार, ऐसा क्रांतिकारी विचार भरे चुनाव में क्यों आया तारिक खान साहब, और क्या इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को पूरे को नहीं होगा? नुकसान होता नहीं। आप जैसे लोग पूरी कोशिश करते हैं जी कि इस तरीके की चीजों का नुकसान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को पहुंचे। और प्रधानमंत्री अगर कहें कि जो मुसलमान हैं वो आपकी संपत्ति को छीन कर आप मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, तो वो बड़ा अच्छा बयान, जिसपे न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स जानते हैं, बहुत छोटा पेपर है, एकदम बहुत छोटा सा, बांग्लादेश का पेपर है, अमेरिका का पेपर नहीं है। उसने लिखा है कि प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक हिंदुस्तान, और उससे हिंदू मुसलमान में द्वेष फैलेगा। द गार्डियन ने भी यही लिखा। द गार्डियन अमेरिका का नहीं है, नेपाल का पेपर है, छोटा सा एकदम, उसने भी यही छापा, यही सब छापा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सैम पित्रोदा कुछ कह दे तो बड़ा मतलब हो जाता। अच्छा, सैम पित्रोदा ने कहा कि समाजवाद क्या कहता है कि आर्थिक समानता आनी चाहिए। कैसे आएगी? पॉलिसीज बनाकर। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 ये कहता है कि संविधान को इजाजत देता है कि आरक्षण को पॉलिसीज बनाओ ताकि समाज में समानता आए। समाजवादी पार्टी जो समाजवाद के ही नारे पे बनी वो, और भूमि अधिग्रहण क्या था? भूमि अधिग्रहण जमींदारों से जमीन लेके लोगों में बांट दी गई। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी? नहीं आना चाहिए भूमि अधिग्रहण बिल। 74-72 में जब सीलिंग आई तब कहां थे इन लोग? तब बीजेपी वाले, भारतीय जनसंघ तो था, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे, कितने धरने किए थे? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या था? ये सब क्या था? ये सब भी पॉलिसी थी कि जो तारिक खान, ठीक है तारिक खान साहब, बिल्कुल, मतलब समाजवादी पार्टी, ठीक है तारिक खान, समाजवादी पार्टी मान रही है कि सैम, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, ऐसे नहीं चल सकता, अभी रुकना होगा। नो, रुकना होगा तो जी, एक ही लाइन, हाँ बोलिए। ताकि समाज में असमानता को खत्म किया जाए। तो कई स्टेप उठाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा जिससे समाज में असमानता खत्म हो जाए। अगर ऐसी बात की जा रही है तो इसे छीनने की बात नहीं। ठीक, समानता लाने के लिए टैक्स जनता दे रही है, उसी से आ टैक्स बहुत है, उसी से समानता लाई जाए। हम टैक्स दे रहे हैं, उसी से समानता लाई। ठीक है, और कोई जरूरत। ठीक, समाजवादी पार्टी का आकलन है कि ऐसे सैम पित्रोदा टाइप बयानों से कोई नुकसान नहीं होना, एक राई रत्ती। 4 जनवरी को इनके आकलन और इनके विवेक की परीक्षा हो जाएगी कि नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक,
4 जून को इनके विवेक की परीक्षा हो जाएगी कि ऐसे बयानों की तासीर की इनको कितनी समझ है। इसका तो नब्ज पर हाथ आ जाएगा 4 जनवरी को। इस समय 4 जून को पता लग जाएगा कि आपको देश के टेम्परामेंट की कितनी समझ है। समानता विचार है, समानता की बात कही, बड़ी अकादमिक किस्म की बातें तारिक ने कही हैं कि समानता 2 तरह से आती है, लाई जा सकती है। उसका बेहतर तरीका, सर्व स्वीकार्य तरीका ये कि जो कमजोर लोग हैं उनकी सरकार मदद करे, उनको सुविधा दे, उनको आप पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। ठीक। एक होती है एडप्टली मूर्खतापूर्ण कोशिश, मैं उसको कहूंगा कि नहीं, जिनके पास है हम उनको भी कंगाल बनाएंगे, उनसे छीन के इधर बांट देंगे। ऐसे कभी कहीं समानता नहीं आई। विश्व का इतिहास देख लीजिए उठा के, और बड़े बड़े इस्लामिक राजा बादशाह ऐसी धृष्टता नहीं कर पाए, बड़े बड़े कम्युनिस्ट ऐसा नहीं कर पाए, राज शासन ऐसा नहीं कर पाए। रूस में कोशिश हुई तो देश बिखर गया। आप दूसरों को बढ़ाएंगे कि आप मेरी कमाई हुई निजी संपत्ति को बांट देंगे? कौन माई का लाल है जो मेरी संपत्ति को बांट देगा? और बाकी इसका सामाजिक राजनीतिक असर कितना बयान का, ये पता लग जाएगा। अभी तो वोट होना बाकी है 6 चरणों का, उसी में समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा और देश में भी आ जाएगा। खैर, ऋचा राजपूत, आपको पित्रौदा से शिकायत है और समाजवादी पार्टी को इस बात से शिकायत है कि भाई शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रही कांग्रेस। हालांकि योगी जी ने कांग्रेस कहा, लेकिन उसकी शिकायत समाजवादी पार्टी कर रही है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी इस विषय में मुझे शामिल करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो आज विपक्ष इतना हायतौबा मचाया है, मुझे लगता है कि अब जैसे एक पहले चरण का चुनाव जा चुका है, अब इनको लगता है कि केवल 6 चरण बचे हैं। विकास के मुद्दों पे तो इनके पास कुछ बात करने को रह नहीं गया, क्योंकि मोदी जी इतने विकास के काम कर चुके हैं जो जनता के बीच में जा चुके हैं। तो अब जो इनका एक फोर्टे है, जिसके ये एक्सपर्ट है, विभाजन करो और राज करो, मतलब 80% में को बांट दो, 20% को गले लगा लो, उस पे ये काम कर रहे हैं। और उसके चक्कर में ये नहीं सोच रहे हैं कि कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम पूछ लूं तो ये बता नहीं पाएंगे। जहां पर कांग्रेस का जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, वहां पर 17 सीटें लेके बैठे हैं। भाई साहब, मैनिफेस्टो लाने का मतलब तब है जब वो जमीन पे उतारा जाए। आज आपके प्रत्याशी बूथ पे बस्ता लगाने के लिए तो मौजूद नहीं है। अभी एसी के कमरे में मैनिफेस्टो तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब एक किसान अपनी फसल काट के जाता है तो वो ये देखता है कि जब दोपहर में आराम करके शाम को हम अपनी बहू बेटी के साथ लौट रहे हैं तो हम सुरक्षित लौटे, तो उसे लगता है सरकार हमारी अच्छी है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि नहीं, हमने वो बात पहुंचा दी कि अल्पसंख्यक को देंगे, बहुसंख्यक को देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनका मैनिफेस्टो गरीब जनता को, जो सच में मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहा, उसे जरा भी प्रभावित करेगा। अब प्रभावित किसको करेगा? इनका जो ये मैनिफेस्टो है वो मुख्य रूप से 2 रूप से, एक युवाओं को और एक महिलाओं को भयंकर तरीके से प्रभावित करेगा। 2014 से पहले किसी ने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना था। एक शब्द होता है यूनिकॉर्न। जब भी कोई कंपनी 1 अरब से ज्यादा का व्यापार या अपना एक लेवल बना लेती है तो वो यूनिकॉर्न कंपनी में आ जाती है। और 2014 के बाद से लगभग 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। और ऐसा तो नहीं है कि इसपे कोई बाहर के भूत प्रेत काम कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि अपने भारत के लोग काम कर रहे हैं। तो जिस युवा ने एक मध्यम परिवार से उठकर आईआईटी में पढ़ाई करी, आईएम का एंट्रेंस निकाला, 1 करोड़ का पैकेज पाया, एक गाड़ी खरीद ली, घर बनवा लिया, आज अगर आप उससे ये कहोगे कि मेरी माँ ने बर्तन धो के मुझे पढ़ाया, मैंने आईआईटी निकाला, आईएम निकाला, नौकरी करी, अब मैं तुम्हारी संपत्ति लूंगा और बांट दूंगा, और आप किसमें बांटेंगे ये बताइए। जब कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक था तब तो आपने उसके हक की बात नहीं करी, तब तो आपने उसको वहां से भगा दिया। ये चीज अच्छी है कि पहले घर में हमें एक पैर फंसा लेने दो, जब मेरा पैर फंस गया तो कह दो रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, चलो वो भी दे दिया। अब आप कह रहे हो नहीं, अब तो मकान हमें दो, तुम बाहर जाओ। ये तो चीज यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। और मोदी जी तो कहते हैं कि हमने तो बहुत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब उन लोगों को तो आपके ये आर्थिक विभाजन का फायदा मिलने वाला नहीं है। तो फायदा किसको मिलेगा? जो आपके घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, जो आपके बांग्लादेशी हैं, ये पूरी तरीके से उनको फायदा देंगे। आप तीर वहां मार रहे हो
और आपको लगता है कि समाज में किसान बढ़ जाएगा, युवा बढ़ जाएगा। ठीक। एक गरीब लड़की जब शादी करके जाती है, बस 1 मिनट महिला का मुद्दा रख लीजिए, एक लड़की जब शादी करके जाती है, गरीब लड़की, तो उसके घर वाले उसे सोना देते हैं, रिश्तेदार अंगूठी दे देते हैं, और वो उसको बचा के इसलिए रखती है कि बुरे वक्त पे काम आएगा। अगर आप आर्थिक विभाजन करेंगे तो उसका तो वो सोना भी जाएगा। तो क्या गलत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप तो उसका मंगलसूत्र छीनने की बात करते हो? जी, ठीक। अगर आप मुझे समय दें। ठीक, अभी दोबारा में आएंगे, फिर समय मिले तब तक नोट कर लिया करो, फिर दोबारा में आए तो अच्छे से बात। मैंने नोट करके रखे हैं, हाँ, बात कर पाएंगे। ठीक बात। संजय राणा, एक डेवलपमेंट और हुआ, केवल ऐसा ही नहीं कि केवल हवाई है, कुछ जमीन पर घट भी रहा है, धरती कहीं तो डोल रही है। किसनी में, कासगंज में ना डोल रही हूं, कर्नाटक में तो डोल रही है। क्या? ठीक है, समाजवादी पार्टी के बाद लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तो सरकार है और अब तो रिश्तेदारी है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस भेजा है कर्नाटक सरकार को कि आपने कानून और संविधान को बाईपास करते हुए मुस्लिम्स को ओबीसी वाली लिस्ट में कैसे डाल दिया और आरक्षण कैसे दे दिया मेडिकल में। क्या ये एक गंभीर संकेत नहीं है देश के लिए? क्योंकि हमारा संविधान धर्म आधारित आरक्षण को नख से शिख तक निषिद्ध करता है, किंतु परंतु नहीं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निषिद्ध करता है कि कतई संभव नहीं धर्म के आधार पर। संजय राणा। ममता जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा कानून, और यही बात योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कही है और कल अमरोहा में कही थी, परसों यही बात तो कही थी कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण काटकर आप उधर देना चाहते हो। कर्नाटक में क्या हुआ एग्जैक्टली, संजय राणा? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात को थोड़ा 10-5 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। देखिए 2006 की बात है, जब पूर्व प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था, आपको याद होगा। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, जो रंगनाथन रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला गया था कि 6% आरक्षण जो ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दिया जाएगा, नंबर 1। और अरे सर आप, अरे अभी संजय राणा क्या बात, अभी संजय राणा क्या बात, आएंगे प्रेम भाई आएंगे आप पास। अरे प्रेम नारायण जी, ठाकुर साहब, बाबू साहब, इतना भड़को मत, शांत हो जाओ। हाँ। उसके बाद उन्होंने बोला था, उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी 15% मुसलमानों को सरकारी जॉब में आरक्षण दिया जाएगा। नंबर 3 आपने बता दिया। नंबर 4 जो आपको याद होगा तो प्रबुद्ध पत्रकार है, आंध्र प्रदेश में जब एक आंध्र प्रदेश होता था, विभाजन के पहले की चर्चा कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 4 बार प्रयत्न किया था कि ओबीसी का आरक्षण काट करके मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, और 4 साल पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, इस चीज को मानने से मना कर दिया है। और महत्वपूर्ण बात, इसी कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बार अभी कुछ दिन पहले मठों से 400 करोड़ रुपए लेकर के इन लोगों को दिया है, 300 करोड़ रुपया। ये बताइए, हमसे लेकर के इनको क्यों दे रहे हो? इनका अगर विकास करना है या विकास, सामाजिक विकास की चर्चा नहीं कर रहे, धार्मिक विकास करना है तो अपने धार्मिक चीजों से निकाला जाए। अब लोग बोलते हैं भैया हम तो पिछड़े हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत शोषित है। एक तरफ तो आप तो बोलते हैं आपने ताजमहल बनाया, एक तरफ बोलते हमने कुतुब मीनार बनाया, और उसके बाद बोलते हम बहुत गरीब भी हैं। या तो डिसाइड करना पड़ेगा, गरीब होगी कुतुब मीनार बनाए थे कि ताजमहल बनाए थे, तो दोनों नहीं चल सकता। इनके एक नेता बोलते हैं भैया ऐसा है कि मेरी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। अमिताभ जी 30 सेकंड दीजिएगा। आज की अगर फर्टिलिटी रेट देख ले तो 2.36% है मुसलमानों की, और हिंदुओं की देख लीजिए तो 1.91% है। और ये आज से नहीं, आजादी के समय से इनकी जो ग्रोथ रेट है हमेशा 30% के ऊपर रही है। हमारी ग्रोथ रेट हमेशा 20% से कम रही है। और आप इसको देख लीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आज के ठीक है, अभी रुकना होगा संजय राणा, बस आगे बात ना, आगे अब रुक जाइए, रुकिए। प्रेम नारायण जी, कर्नाटक में जो दृश्य सामने आया वो संविधान के विरुद्ध है। ठीक, धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं हो सकता। जब कोशिश की गई, देश के सर्वोच्च अदालत ने उसको टर्न डाउन किया कि ऐसा संभव नहीं। फिर अगर ये बात कही जा रही है कि हिंदू, दलित और पिछड़ों को जो संविधान ने आरक्षण दिया उसमें कैंची मारकर, कतर व्योत करके इधर आरक्षण देने की कोशिश हो रही है या होगी, तो ये फॉल्स इंप्रेशन तो नहीं है। कर्नाटक सामने है उदाहरण। प्रेम नारायण जी। नहीं, पहली चीज तो मैं एक निवेदन करूंगा आपसे अमिताभ जी,
कि जो विश्लेषण करता आए हैं तो उनको थोड़ा सा बताइए कि विश्लेषण करें वो। इस चीज का काउंटर में इस चीज को लेकर के कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उनकी हताशा दिख रही है, गृह मंत्री बोल रहे हैं हताशा दिख रही है, बीजेपी के प्रवक्ता देख रहे हैं ठीक है राजनीतिक है, वो अपनी बात काउंटर कर रहे हैं। ये कौन से विश्लेषण है भाई? 2006 का ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के संबोधन राणा जी सुनिए पहले उस चीज को। मैं काउंटर चैलेंज के साथ बहुत बड़े चैनल में बैठ के बात जो आप कर रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूं आप इस चैनल में क्लिप दिखाइए आप उस चीज को। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आप यहां दिखा रहे हैं कि आप एक उत्तम कोटि के चल चुंबक है, आप विश्लेषक नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज अमिताभ जी, जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण नौकरियों में पहले हमें जो प्रमाण पत्र मिलता है, क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी का आरक्षण जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है? मिलता है। और उसके बाद में क्या यार ये राणा जी कहां से आ गए आप उठ के? मैं कितने प्रमाण पत्र दिखाऊं मुस्लिम समुदाय के ओबीसी के प्रमाण पत्र आपको? कितने लोगों को दिखाऊं आपको? वही चीज है भाई। देखिए अधजन गगरी छलकट जाए, जब तक आपको जानकारी ही नहीं है तो आप टीवी लाइन पर आकर के बैठ गए और टीवी के माध्यम से आप बता दो मैंने परम भक्ति की है। ओबीसी का आरक्षण मिलता है, ओबीसी का प्रमाण पत्र जब मिलता है तो उसमें ओबीसी में उन्होंने अप्लाई कर दिया, ओबीसी कोटे में उनका फॉर्म चला गया, इसमें कौन सी आपत्ति की बात है? अब राणा साहब कह रहे हैं इधर ये कहते हैं हमने कुतुब मीनार बना दी, इधर हम कहते हैं कि इनने लाल किला बनवा दिया, ताजमहल बनवा दी। भाई तुम भी तो कहते हो ना कि पूरे देश पे हमारा शासन रहा, तो फिर कहां गए थे? फिर ये मुगल आए कैसे देश में? उसमें कहा फिर जाओ ना पीछे, कितने पीछे जाते हो? इस देश में मुगल थे नहीं ना, दलित पिछड़े तो राजा होते नहीं थे, आदिवासी तो राजा थे नहीं ना, राणा साहब थे राजा, फिर इस देश में मुगल प्रेमनारायण जी ठीक। अभी आगे नहीं मैं अभी अमिता जी की बात पे आगे बात। अरे भाई अभी एक ही बार इतना तो नहीं बोल सकते ना, आगे बात। अमिताभ जी सवाल का जवाब तो दे लेने दीजिए एक लाइन। तो अभी तक क्या कर रहे थे? चार लोग बैठे, चार लोगों की जवाब तो होंगे। ऋचा हमारी बहन कह रही थी, छोटी सी बात कह दे रहा हूं, योगी जी ने इतना विकास कर दिया, योगी जी ने वो कर दिया। मेरी बहन ऋचा सिर्फ एक लाइन में पूछ रहा हूं, डाटा तो आप लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर समिट हुए, आप एक का प्रमाणीकरण के साथ बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसने इन्वेस्ट कर दिया, रोजगार के कौन से आपने ठीक है ठीक स्थापित करवा लीजिए जी। ठीक है प्रेमनारायण जी आगे जी आ गई बात, समझ गई। सरल भाषा में पूछा, हिंदी में, कोई अंग्रेजी में तो पूछा नहीं, फारसी में कि दिक्कत है समझने में, डिक्शनरी खोल, समझ गई। आप जवाब देंगे जो देना होगा। 2000 ठीक। अरे रुक जाओ भाई, अब झिकझिक न करो, इनकी आवाज बंद करिए, लगातार नहीं। 2014 से मैं कांग्रेस के मित्रों से एक निवेदन कर रहा हूं, 14 से, आज 24 आ गई, 10 साल हो गए। बड़े बड़े नेताओं से निवेदन किया, टीवी पर भी, व्यक्तिगत भी किया प्रेमनारायण जी, कि मनमोहन सिंह को लेके आप कहते हो ये गलत बयानी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी से हलफनामा दस्तखत करा के मुकदमा करा दो ना इन लोगों के खिलाफ। कपिल सिब्बल घर के, चिदंबरम घर के, सलमान खुर्शीद घर के, सिंघवी घर के, अभिषेक, तुरंत मुकदमा ठोको, एक नहीं 4। आज तक पप्पू और गुड्डू के खिलाफ मुंसिफ के यहां भी मुकदमा लेके कांग्रेस नहीं गई। आप कह रहे हो कि आपके नेता को गलत उद्धृत कर रहे हैं लोग, मुकदमा कर दिए, कोर्ट में जवाब देंगे। और इनके खिलाफ, संजय राणा खिलाफ करने से तो प्रचार भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं आप जितने बड़े लोग कह रहे हैं उन सबके नाम से मुकदमा करो, साहस तो हो। सुब्रमण्यम आप बीच में नहीं बोलो ना, ये तो कतई अलाउ नहीं हमारे यहां। सुब्रमण्यम स्वामी में साहस था, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा ठोका, जमानत लेनी पड़ी। आपके पास वकील कम है, इनसे मांग रहे हो बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। इन्हें चुनौती देने से कोई लाभ है? अभिषेक मनु सिंघवी को कहो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर करें तो समझ में आएगा, यहां में से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, आगे प्रेमनारायण जी बात आगे। आपने अपने अफसर पर कहा, मैं ऐसे सुन रहा था, ऐसे देखो, तो फिर तो धैर्य तो रखना होगा। चुनाव में भी तो धैर्य रखते हो 4 जून तक का, ऐसा तो है नहीं कि कोई छत से कूद पड़ेगा।
4 जून तक का रिजल्ट देख इंतजार सभी करेंगे। खैर तारिक खान, एक नैरेटिव है देश में कि और कर्नाटक की आहट ने उसका एक वो दिया है, उसको स्पार्क दिया है उस नैरेटिव को, कि दलित और पिछड़ों को जो संविधान के तहत आरक्षण हासिल है, उस आरक्षण से धर्म के आधार पर आरक्षण जो निषिद्ध है उस कोटे में उधर शिफ्टिंग करने की कोशिश होगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना रही। कर्नाटक की आज जो स्थिति आई, जिस पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने आपत्ति जताई, ये क्या मसला है और ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा कि हिंदू, दलित और पिछड़े वर्ग को संविधान ने इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की थी क्योंकि हिंदुओं में जाति प्रथा थी हजारों साल से। बाकी धर्मों ने खुद कहा था कि हमारे यहां कोई जाति प्रथा नहीं, इसलिए संविधान सभा ने उनके केस को अपने नजर में नहीं लाए और निषिद्ध कर दिया कि भारत में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। तारिक खान, ठीक है, 1 मिनट 50 सेकंड बोले थे राजनीतिक विश्लेषक, मुझे लगता है मेरे साथ भी न्याय किया जाएगा। नहीं, आप 1 मिनट ना, आप 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आप 1 मिनट ना, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आप 2 मिनट 10 सेकंड बोलेंगे, ठीक है। जो 4% का आरक्षण का मामला है कई राज्यों का, साउथ के कई राज्य, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसमें स्टे है, 4% का रिजर्वेशन वहां चल रहा है। अब एक बात बताइए, कोई आदमी अगर मुसलमान है, साथ में वो बैकवर्ड भी है, तो वो क्या अपना धर्म छोड़ दे? आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण का प्राविधान किया जाए। कर्नाटक ने 92 में आयोग बनाया और उसके बाद हर स्टेट में उन्हीं आयोगों की रिपोर्ट के हिसाब से रिजर्वेशन दिया। 14-17 जातियां मुसलमान, धोबी, शाह और उसमें तमाम किस्म के मुसलमान बैकवर्ड लोग थे, तो वो हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाए, मुसलमान न रहे। मुसलमान होना उनकी गलती है क्या? अब जब उन 14 या 17 जातियों को, जिसमें सुन लीजिए तेलंगाना में क्या किया गया, पठान, सैयद, खां साहब जो मैं हूं, इनको हटा दिया गया, छोड़ दिया गया, तेलंगाना में ये किया गया। जब रोक लगी और जब ये किया गया तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, अभी स्टे दे रहे हैं, आप इसको चलाइए, जब निर्णय आएगा तब करेंगे इसका फैसला। बाकी वीआरएस जो यहाँ के पुराने मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के, वो तो 12% करने कह रहे हैं। किसी का रिजर्वेशन कम नहीं किया गया है। ये क्या है, ये क्या है पता है? जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि जो ओबीसी में वर्गीकरण कर दिया है, उसी वर्गीकरण का अधिकार स्टेट को दिया जाता है कि आप चाहे तो अपने जो आपका ताना बाना है, सीलिंग है 50% की, वो क्रॉस ना हो, आप वर्गीकरण कर लें। तो वो जो 27% था, उसी में चुनिंदा मुसलमान की जातियों को रिजर्वेशन दे दिया गया। अब इसमें क्या गड़बड़ है? अगर मुसलमान है वो आदमी, 14-17 जातियां, तो वो हिंदू बन जाए क्या? पहले कन्वर्ट हो जाए या मुसलमान धर्म छोड़ दे? अगर ऐसा कहीं संविधान में लिखा है तो वाली धारा बता दीजिए, तो मैं तेलंगाना में फोन करके सबको बता दूंगा कि ऐसा है कि इस्लाम धर्म छोड़ दो, अमिताभ जी ने कहा है, वरना आरक्षण नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात? जब संविधान कह रहा है इस बात को कि रिपोर्ट आधारित होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। ठीक, 2 मिनट, आप रुक जाइए, आपकी आवाज बंद कर दीजिए। 2 मिनट 11 सेकंड निर्वाध रूप से तारिक खान जो बोलना चाहते थे बोल लिए, इसलिए अब आवाज इनकी बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा था 1 मिनट 90 सेकंड ऐसा कुछ बताया था कि हमको उनसे ज़्यादा बुलवाया जाए। संजय राणा से काफ़ी ज़्यादा निर्बाध रूप से तारिक खान को अवसर मिला बोलने के लिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, बाकी गूगल पढ़ेंगे, सब लोग देखेंगे, जानेंगे, धर्म आधारित आरक्षण भारत में संभव नहीं। ठीक, ये फिर समझ लो, किसी पार्टी में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के, उत्तर भारत के विशेष तौर पर पिछड़े और दलित इस बात को समझेंगे कि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कह रही है, अभी नहीं आएगी आवाज, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण में मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलेगा, वो क्या धर्म बदल ले? ठीक बात है, पिछड़े सुनेंगे, उत्तर प्रदेश के पिछड़े सुनेंगे कि मुलायम सिंह की पार्टी कह रही है कि वे पिछड़ों और दलितों के लिए जो आरक्षण संविधान ने दिया उसमें ही मुसलमान एडजस्ट होंगे।
और उसको संविधान का नाम दिया जा रहा है कि संविधान कहता आयोग की रिपोर्ट से। संविधान में तो आयोग का जिक्र ही नहीं है। भारत में संविधान क्या है? संविधान में कहां लिखा गया कालेरकर कमेटी और रंगनाथ कमेटी और सच्चर कमेटी, ये संविधान में लिखे हैं क्या? ये तो समय समय पर जो सरकारें आई उनका जो पॉलिटिकल व्यू था उसका परिणाम है मित्र। संविधान को 10वें के इतिहास की कुंजी तो ना बना दो कि इतिहास के पर्चे कुंजी जैसे पहले बिकती थी। संविधान कुछ बड़ी चीज है, दूसरी चीज है, बुनियादी चीजें हैं उसमें। खैर ये पिछड़े तय करेंगे। ऋचा राजपूत, आपको ये डर क्यों लग रहा है कि दलित और पिछड़ों के हिस्से का आज से काटकर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश होगी? ये बात प्रधानमंत्री ने कही, अमित शाह जी ने कही, योगी आदित्यनाथ ने कही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही, एंटायर बीजेपी ये कह रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसी में अगर मुसलमान भी एडजस्ट हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्या मुसलमान धर्म परिवर्तन करेंगे आरक्षण पाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है कि अगर हमारे यहाँ समाज में दलित रहते हैं, ओबीसी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, जो भी अल्पसंख्यक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर एक पार्टी एक विचार से चलती है। जैसे ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। समस्या इनकी 2010 से लेकर 2018 की है। 2010 में भी आपने अगर राहुल गांधी का एक बयान सुना होगा तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मुस्लिम आतंकवादी और वामपंथी आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हिंदू है। ये राहुल गांधी का बयान है। आप तो बहुत जानकार हैं, आपको ये पता होगा। दिसंबर 2010 में विकिलीक्स ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से 20 जुलाई 2009 को हुई बातचीत में ये लाइन कही थी। तो पहली घटना ये कि आपने हिंदुओं को राष्ट्र विरोधी बताया। दूसरी एक घटना थी जब मेरे कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बोला था, शायद समाजवादी पार्टी के ने बोला था कि आप पेपर के रेफरेंस देते, ये बाहर की किसी वेबसाइट की जानकारी दे रहे थे। तो फिर मेरी भी लिखा पढ़ी वाली बात आप सुनेंगे। दूसरी घटना 12 जुलाई 2018 को इंकलाब करके उर्दू अखबार ने एक खुलासा किया था, जो 18 जुलाई 2018 को एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उसमें इन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक मुसलमान की पार्टी है और मैं और मेरी माताजी कांग्रेस मुसलमानों के प्रति कमिटेड है। तो ये तो वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, तमिलनाडु एक जगह है भैया, आपने सुना होगा, त्रेची करके एक गांव है, वहां पे आप मंदिरों का तो खाका रखते हैं, क्योंकि जब कोई एक जो जिला अधिकारी होता है वो वहां का ट्रस्टी होता है। जितना भी मंदिर में चंदा आता है, सब कुछ जो भी आता है उसका एक ऑडिट होता है। तो या तो अगर आप भारत में रह के जब आपके वक्फ बोर्ड पे बात आती है तब आप कह देते हैं कि नहीं हमारा शरिया का कानून अलग चलेगा, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तो आप कहते हो नहीं इसका ऑडिट भी दो, जो इस पे आ रहा है इस पे टैक्स भी दो। ये तो आपको भी पता होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जो जवाब मैं देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के अपने प्रवक्ता को, ये कह रहे थे कि आर्थिक समानता आनी चाहिए। तो जब आपके मुख्यमंत्री जी ने घर खाली किया तो छोड़ जाते ना सारा सामान जनता के लिए, थोड़ी समानता आ जाती, काम करने वाले लोगों को मिल जाता। हमारे यहाँ से कुछ ही दूरी पे उनका बंगला है, 2-3 करोड़ का तो होगा, तो क्या अपने मैनिफेस्टो के बाद उसको वो दान कर देंगे? नहीं करेंगे। ठीक। प्रेम नारायण जी, विरासत की संपत्ति का बंटवारा अमेरिकी स्टाइल में हो, ये नया आइडिया लेके आए सैम पित्रोदा, और इस देश में दशकों से विरासत में मिली राजनीतिक ताकत के आधार पर कबड्डी खेल रहे हैं परिवार की परिवार। नहीं, उसका क्या करिएगा? वो ज्यादा खतरनाक है, उस पर कौन टैक्स लगा पाएगा? नहीं। इस देश में आपको लगता है कोई एक आदमी ऐसा ढूंढ सकता है कि सैम पित्रोदा ढूंढ सकते हैं जो ये कहे कि हाँ भाई हमारे बाल बच्चों को 45% दे देना, 55 सरकार ले जाए? ऐसा कोई मिलता है? आदमी अपनी संतान के लिए जीवन भर संघर्ष करता है कि किसी और के लिए करता है? अपने मन से दे जाए अलग बात है, लेकिन कानूनन आप तो दखल नहीं दे सकते ना निजी संपत्ति पर। जी, मैंने पहले जब चर्चा की, मैंने उस समय बड़े स्पष्ट शब्दों में, वो प्रेम नारायण के शब्द नहीं, पार्टी का एक जिम्मेदारी भरी बात है जी। सैम पित्रोदा के स्वतंत्र विचार है, सैम पित्रोदा जी के विचार। चुनाव मैनिफेस्टो पे लड़ा जाता है और मैनिफेस्टो हमारा जनता के सामने मैनिफेस्टो कह रहा है
कि हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया वार्षिक देंगे। मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे। मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देंगे, 1 लाख रुपया वार्षिक देंगे। तो मैनिफेस्टो जो है, मैनिफेस्टो पे चुनाव चल रहा है, वो हमारा घोषणा पत्र है, वो हमारा जनता के बीच में है, पहली चीज। और ये स्वतंत्र विचार है। अगर उनका विचार ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि नहीं पित्रोदा है और वो प्रेम नारायण नहीं है, फलाने नहीं है, अगर उनका ये विचार था तो वो आता उसमें मैनिफेस्टो में आता और मैनिफेस्टो में उसकी वानगी होती। वो नहीं है, वो उनका स्वतंत्र विचार है, उन्होंने वहां बैठे बैठे कर दिया। भारत देश के अंदर बहुत सारे नेता यहाँ घर में चूल्हे नहीं जलते और वो बताते हैं कि पाकिस्तान में फलाने आदमी ये स्थिति है, भूखा मर रहा, वो स्थिति में ऐसा चल रहा है। जरूरत अमिताभ जी इस समय जरूरत इस देश को रोजगार की है, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की है, नारी शक्ति की सुरक्षा की है, देश के जन की सुरक्षा की। ठीक है, ठीक है प्रेम भाई, अब समय कम है, बिल्कुल ठीक बात, इन्हीं सब मुद्दों की जरूरत है। लेकिन मसला यह है कि आप लोगों के बीच में भी से बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच बीच में बुलबुला छोड़ देते हैं, और फिर जब दूसरा बीच में और जब दूसरा आपको उत्तर दे तो आप तुरंत कह दोगे रोजगार पे बात करो। अरे नहीं, आप सुन ली, इतनी देर तो सुन ही रहे थे, अब नहीं सुन, आगे बात, आगे ठीक है, आगे बात। रिचा 30 सेकंड फॉर यू, क्या कहना चाह रहे थे लास्ट? जी, ये कह रहे थे कि योगी जी ने विकास का काम किया गया। हो सकता है भाई साहब इस डिबेट के बाद जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके खाएं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जोमेटो भी हमारे यहाँ का ही स्टार्टअप है। लेंसकार्ट, मेरी बात पूरी, मुझे वैसे भी कम समय दिया है, ठीक है। देखिए चीन में, सुनिए, चीन के जो राष्ट्रपति थे, जो मऊ क्रांति हुई थी, जो आप ये आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा इतिहास में जाइए। उसी आर्थिक क्रांति की वजह से कितने व्यवसायी लोगों की जान चली गई, वहां भुखमरी की हालत थी। तो आप अगर विदेश से कोई चीज कॉपी करना चाहते हैं, तब आप जब प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हो तो आपको बुरी लगती है, तब आप चाहते हो कि नहीं मेरा भारत विकासशील रहे। मैं 10 सेकंड में अपने अंतिम शब्द बोल के बात को खत्म करती हूँ, मेरी बात पूरी हो जाती है। आज के समय में जो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है ना, उसका एक खाका ये है कि जिन्ना की मुस्लिम, सुनिए, लीग एजेंडे को स्पष्ट प्रकृति है, ये राष्ट्रीय एकता पर तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता देती कांग्रेस। ठीक है, रिचा राजपूत और प्रेम नारायण जी दोनों को रोकेंगे, ठीक है, दोनों मित्रों को रोकेंगे, रिचा राजपूत को भी और प्रेम नारायण भाई को भी, दोनों को रोकेंगे, दोनों की आवाज रोक दीजिए। आगे बात, दोनों की बात आ गई भाई, आगे बात। प्रेम नारायण जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि पित्रोदा को क्या समय विदेश में बैठ के बोल दिए, वो उनका अपना निजी मामला है, प्राइवेट अफेयर है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, कोई पित्रोदा नहीं। हम जनता के बीच में घोषणा पत्र पर गए हैं। अगर घोषणा पत्र पर जो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वही तो घोषणा पत्र लेके जा रहे हैं जनता में। तो आदरणीय उदित राज जी चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली से, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा भी नहीं कि गांव खेड़े के हैं, IRS रहे, पत्नी भी है सर्विस में। उनने कहा जो पित्रोदा ने कहा वही सही है, मेरा भी विचार वही है, और मेरे विचार को पित्रोदा की तरह निजी ना कहा जाए। आदरणीय उदित राज जी ने कहा उसको कांग्रेस का विचार माना जाए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। मसला ये है, वो बाबा साहब के अनुयायी भी हैं, एक फेडरेशन भी चलाते हैं SC ST का। अब उनको लठियाओ नहीं ना, उनके पास कवच है। हालांकि राहुल जी ने हम लोगों को बताया था, ज्ञानार्जन किया था कि पित्रोदा भी बढ़ई हैं। उससे पहले पित्रोदा ने तो अपना नाम ही बदल लिया था, गंगा राम सत्यनारायण, तो नाम इन्हें हटा ही दिया था, सैम हो गए थे, अंकल सैम की जगह सैम पित्रोदा। ये तो राहुल जी ने एक बार बताया मंच पे कि ये बढ़ई है, इनका हाथ उठवा के। तब से उनके दिमाग में जातिगत जनगणना रही होगी। सोचिए, बांदा में पित्रोदा का हाथ उठवा का ये बढ़ई है और हमारे एडवाइजर है, नहीं प्रेम नारायण जी, तो सोचिए कब से उनके दिमाग में जातिगत जनगणना रही होगी। जो जात जीवन भर पित्रोदा ने छुपाई, अपना नाम बदल लिया, गंगाराम सत्यनारायण हटा दिया, सैम रख लिया, उसको एक झटके में राहुल जी ने बता दिया कि ये बढ़ई है। अब उदित राज जी का क्या करिएगा?
वो कह रहे यही है राइट चॉइस, यही आइडिया ठीक है, भारत में तुरंत लागू करो। एक समोसे की दुकान बाप ने अपने जीवन काल में बना पाई, सोचता है मेरे मरने के बाद बेटा इसी को बैठ लेगा, रोट परिवार चल जाएगा। बोले ना, 45% तुम्हारा, 55% सरकार का। ऐसा लठ बजेगा देश में, ऐसा लठ बजेगा कि ऐसा लठ आजादी की लड़ाई में भी नहीं बजा था। प्रेम नारायण भाई सच्ची लिख लो, नहीं तो कहीं करके देख लो, संभव नहीं। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाएंगे इस पर। कोई वर्ग हो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा? अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और सबसे पहली बात, पित्रोदा जी राजीव गांधी के भी सलाहकार थे, राहुल गांधी के भी सलाहकार है, प्रियंका जी के बच्चे के भी सलाहकार होंगे। विरासत में वो तो सलाहकारी छोड़ नहीं रहे। राहुल जी के पास विरासत में राजनीति आई। ऐसा तो है नहीं कि वो मोहल्ला कांग्रेस कमेटी के मेंबर से शुरू किए हो, नहीं ना, वो तो सीधे टॉप से शुरू किए, विरासत में ही आई ना। ऐसा तो है नहीं कि वो एनएसयूआई में कहीं रहे हो, सीधे आए। अखिलेश यादव सीधे आए, या वो युवजन सभा में थे, नहीं ना, युवजन सभा में तो नहीं थे। वो तो जब आए तो मालिक मुख्तार होके ही आए। राहुल जी भी वैसे ही आए, वो प्रेम नारायण सिंह की तरह काम तो नहीं कर रहे थे कहीं किसी ब्लॉक में जमीन पर। तो विरासत का ही खेल है मेरे भाई, उसमें सब मलाई चाप रहे हो और ननकू के लिए ये कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारे पास 10,000 रुपया था मरते समय, 4,500 तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, 5,500 सरकार के पास। लठ बजवाओगे क्या देश में भैया? क्यों ऐसा प्रपंच फैला रहे हो? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होगा तो बवाल होगा। रूस विभाजित हो गया ऐसी ही अल्लवल नीतियों के चलते। भारत की तासीर को समझना जरूरी है मित्र। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत की तासीर को समझना जरूरी है। और कांग्रेस कह रही है हमारा कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान नहीं था तो पित्रोदा के बयान का खंडन करने सब लोग क्यों उतरे? मैं फिर कह रहा हूं, ये वैसी ही गलती है। प्रेम नारायण जी मेरी बात लिख लीजिएगा, 4 तारीख को हम आप बैठेंगे, 4 जून को। फिर जैसी गलती अय्यर के बयान पर नुकसान हुआ, आपको दिग्विजय सिंह के बयान से नुकसान हुआ। ये किसने कहा था कि सोनिया जी ने बाटला हाउस कांड में जब आतंकी मारे गए तो आतंकियों के मारे जाने पर वो रात भर रोई सोनिया जी, आंसू ही नहीं बंद हुए उनके, पूरी रात आंसू बहते रहे। क्यों कहा था? उसका परिणाम तो पता ही होगा, चुनाव हुआ था उसके बाद। आज तक वो चीजें आपका पीछा कर रही थी। आप ये नया सुतली बम ले आए, ये भी चला दिया, और वो भी एन चुनाव के वक्त। आपको अंदाज है कि जब ये बात नीचे तक जाएगी, गांव तक, और गांव में जब 10 लोग एक साथ बैठेंगे, वो कहेंगे भैया ऐसा हो जाएगा, तो क्या सीन बनेगा? कांग्रेस भाजपा का मसला ही खत्म हो जाएगा। तब मसला होगा बैल बचाओ, ट्रैक्टर बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, खेत बचाओ, मकान बचाओ, दुकान बचाओ। किससे? बोले पित्रोदा वाली पार्टी से। खतरा यहां से शुरू होता है मित्र, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद।